हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में हमें वहीं से पढ़ना है जहां से प्रेजेंट टाइम में आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है। आपके क्वेश्चन जहां से बन रहे हैं हमें वहीं से शुरुआत करनी है। सिंध पर अरबों के आक्रमण से ही हमारे एग्जाम में प्रेजेंट टाइम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए आइए, हमारा आज का टॉपिक होगा सिंध पर अरबों का आक्रमण के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। चलिए आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। ये क्या है, हमारा उस समय भारत था, ठीक। ये हमारा क्या है, ये हमारा भारत है। यहाँ का जो क्षेत्र पड़ता है ये पूरा सिंध के अंतर्गत आता था। क्या, सिंध के अंतर्गत आता था। ये हमारा क्या है, ये हमारा सिंध प्रांत है, ठीक है। सिंध प्रांत। और अरब कहां पे था, ये जो इराक हो गया, ठीक है, इराक, ईरान, तुर्की, ठीक है, सऊदी अरब, सऊदी अरब, ये जो देश थे ये किसके अंतर्गत आते थे, ये उस समय अरब देश के अंतर्गत ये सारे देश आते थे, ठीक है, समझ गए। ये हमारा क्या है, भारत है। ये यहाँ पे ये जो छोटे छोटे देश हैं, इन सारे देशों को मिला करके उस समय अरब देश इनको बोला जाता था, ठीक है। तो हमारा टॉपिक क्या है, सिंध पर अरबों का आक्रमण, ये हमारा टॉपिक है आज का। चलिए आइए, हमारा पहला स्टेप क्या है कि भैया हमें कैसे पता चलता है कि सिंध पर अरबों ने आक्रमण किया था, इसके बारे में हमारा पहला क्वेश्चन होगा। तो हमें स्रोतों से पता चलता है। किससे पता चलता है, स्रोतों से पता चलता है, ठीक है, कि सिंध पर अरबों ने आक्रमण किया था। तो हमारे वो स्रोत कौन कौन से हैं जिसके बारे में हमें पता चलता है, ठीक। चलिए, स्रोत, एक तो पुस्तक है जिसका नाम है चचनामा। क्या, चचनामा। चचनामा, हमें चचनामा से पता चलता है कि सिंध पर अरबों ने आक्रमण किया था। बात आती है, क्वेश्चन पूछा जाता है चचनामा किस भाषा में लिखा गया है। तो चचनामा जो है वो अरबी भाषा का, अरबी भाषा की एक ग्रंथ थी। किससे, अरबी भाषा में लिखी गई थी, अरबी भाषा, ठीक है, समझ गए। दूसरा स्रोत हमारा क्या है, एक और पुस्तक है जिससे हमें सिंध पर अरबों के आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है। उस पुस्तक का नाम है किताब फुतूह अल-वल्दान। क्या नाम है, किताब फुतूह अल-वल्दान। देखो भैया, जो चचनामा लिखी गई पुस्तक है, इसके लेखक के बारे में पता नहीं चलता है, मतलब इसके लेखक अज्ञात हैं, ठीक है। लेकिन किताब उल फुतूह, क्या, किताब फुतूह अल-वल्दान, अल-वल्दान, इसके जो लेखक थे, इसके लेखक का नाम है बिलादुरी। क्या नाम है, बिलादुरी, बिलादुरी, ठीक। कौन है ये लेखक है, ये लेखक है। तो ये दो पुस्तक आपको याद रखना है। कौन कौन सी, सिंध पर अरबों के बारे में हमें कहां से जानकारी मिलती है, सिंध पर अरबों के बारे में हमें चचनामा नामक पुस्तक से जानकारी मिलती है। दूसरी जानकारी कहां से मिलती है, दूसरी जानकारी किताब फुतूह अल-वल्दान नामक पुस्तक से हमें इसकी जानकारी मिलती है, जिसके लेखक कौन है, जिसके लेखक बिलादुरी हैं,
ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा बात करेंगे कि अरबों के जीवन परिचय के बारे में बात करने जा रहे हैं। चलिए आइए इसके बारे में देख लेता हूं, किसके, अरबों के जीवन परिचय। अरबों के जीवन परिचय के बारे में ठीक है। चलिए देखो भैया, मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई थी? 632 में हुई थी। कब? मोहम्मद साहब की मृत्यु, नोट करते चलिएगा, पॉइंट एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई थी? 632 में हुई थी। इनके जो उत्तराधिकारी थे, किसके? मोहम्मद साहब के जो इनके उत्तराधिकारी थे उनको क्या कहा गया था? उनको खलीफा कहा गया था। क्या कहा गया था? खलीफा कहा गया था। जिस समय भारत पर अरबों ने आक्रमण किया उस समय कौन से खलीफा थे? उस समय यहां के खलीफा कौन थे? खलीफा वलीद। क्या नाम था? खलीफा का नाम क्या था? वलीद। ठीक, ये कौन थे? ये यहाँ के खलीफा थे। खलीफा ने अपना एक गवर्नर जो था वो कहां पे नियुक्त किया था? इराक में। ये कहां है? इराक। इराक में इन्होंने अपना एक गवर्नर नियुक्त किया था जिसका नाम था अल हज्जाज। क्या नाम था? अल हज्जाज। ये कौन था? ये वलीद का जो खलीफा थे उन्हीं का गवर्नर था। मतलब इराक प्रांत का गवर्नर उस समय कौन था? अल हज्जाज थे। समझ रहे हैं? इस समय अरब में इस्लाम का प्रचार प्रसार जो हो रहा था वो तलवार के बल पर हो रहा था। ठीक है, क्या हो रहा था? इस्लाम का प्रचार प्रसार। कहां पे? अरब में। तो अरब वासियों ने सोचा कि अब हमें इस्लाम का प्रचार प्रसार जो है वो पूर्वी देशों के साथ करना चाहिए। और ये अधिकार वलीद ने किसको दिया? इराक के गवर्नर अल हज्जाज को कहा कि भाई अब इस्लाम का प्रचार प्रसार पूर्वी देशों की तरफ भी आप बढ़ाइए किसी न किसी तरीके से, चाहे शालीनता से माने तो ये तलवार के बल पर माने तो। ठीक है, तो अल हज्जाज ने क्या किया कि अपने इसके जो अल हज्जाज के जो गवर्नर थे जिनका नाम था उबैदुल्ला, ठीक है, सेनापति उबैदुल्ला और बुदैल, ये कौन थे? ये सेनापति थे। इनके दोनों के नेतृत्व में 711 में क्या किया कि व्यापार और इस्लाम का प्रचार प्रसार करने के लिए पूर्वी देशों की तरफ भेजा। इन दोनों ने सेना लेकर के कहां पहुंच गए? बंबई के ठाणे पे पहुंच गए। इन्होंने अपने इस्लाम का प्रचार प्रसार करने के लिए यहां पे इन्होंने आक्रमण कर दिया, लेकिन इनको सफलता नहीं मिल पाई। किसको? इन दो सेनापतियों को, अल हज्जाज के इन दो सेनापतियों को सफलता नहीं मिल पाई। इसी समय जो अल हज्जाज था, अल हज्जाज का एक भतीजा था। ठीक है, अल हज्जाज का एक भतीजा था जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। क्या नाम था? मोहम्मद बिन कासिम के बारे में बात करते हैं। तीसरा स्टेप हमारा क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में बात करते हैं।
बारे में। ठीक है, चलिए आइए थोड़ा सा इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग कहानी है। ठीक, सुनिएगा ध्यान से। मोहम्मद बिन कासिम जो था वो कौन था? वह अल हज्जाज के भाई का लड़का था। तो अल हज्जाज का कौन हो गया? अल हज्जाज का भतीजा हो गया। अल हज्जाज का जो भतीजा था, इसका जो जन्म हुआ था, कब हुआ था? 694 में। कब? 694 में। जब अल हज्जाज जब किसी अभियान पे जाता था तो अपने भतीजे को भी अपने साथ ले जाता था। भतीजे की योग्यता को देखते हुए, उसकी कार्य शैली और कुशलता को देखते हुए अल हज्जाज ने क्या किया कि अपने भतीजे से ही अपनी बेटी का विवाह कर दिया। 17 साल की उम्र थी जब अल हज्जाज ने अपनी बेटी का विवाह किसके साथ किया था? मोहम्मद बिन कासिम अपने भतीजे के साथ किया था। जिस काल में लोग चड्डी का नारा नहीं बांधना जानते थे, उस काल में अल हज्जाज ने अपने भतीजे मोहम्मद बिन कासिम को अभियान के लिए भेजा। जिस समय लोगों का कोई अता पता नहीं, 17 साल के लड़के को आगे आने वाले समय के बारे में कोई जानकारी नहीं, उस समय अल हज्जाज ने क्या किया था कि अपने भतीजे मोहम्मद बिन कासिम को सेना लेकर के पूर्वी देशों के साथ इस्लाम का प्रचार प्रसार करने के लिए भेजा। अब मोहम्मद बिन कासिम को 712 में, कब? 712 में, 712 में उम्र इसकी कितनी है? उम्र 17 वर्ष की अवस्था में, 17 वर्ष, 17 वर्ष की अवस्था में इसने भारत की तरफ रुख किया। कौन? मोहम्मद बिन कासिम। कौन था? अल हज्जाज का भतीजा और दामाद दोनों था। ऐसा तो नहीं है कि इसके पहले भारत और अरब वासियों के बीच में कोई संबंध नहीं था। इसके पहले भी भारत और अरब के बीच में व्यापारिक संबंध वर्षों से चले आ रहे थे। ऐसा तो है नहीं कि अब मोहम्मद बिन कासिम ही नया नया रिश्ता जोड़ने के लिए पूर्वी देशों की तरफ बढ़ा। इसके पहले भी भारत के तटीय बंदरगाहों पे अरब का व्यापार होता था, और उसके पहले भी अल हज्जाज ने अपने सेनापति उबैदुल्ला और बुदैल को 711 में भेज चुके थे इस्लाम के प्रचार प्रसार करने के लिए। लेकिन क्या हुआ था कि इनको सफलता नहीं मिली थी। इसीलिए अल हज्जाज ने अपने भतीजे के योग्यता को देखते हुए क्या किया कि आप जो है पूर्वी देशों की तरफ जाइए, वहां पे इस्लाम का प्रचार प्रसार करिए। लेकिन अब किसी चीज को बढ़ाने के लिए कोई ना कोई किसी न किसी मौके की तलाश होती है। इसी समय सिंध की बात आती है। चलिए आइए दाहिर के बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा सा। किसके बारे में? दाहिर के बारे में। चौथा स्टेप क्या है? दाहिर के बारे में। दाहिर के बारे में जानकारी। दाहिर के बारे में थोड़ी सी हम जानकारी रख लेते हैं। देखो भैया, जो दाहिर था ना, वो दाहिर सिंध प्रांत का राजा वंशानुगत नहीं था। ठीक है, दाहिर के पिता का नाम क्या था? चलिए आइए, क्या है? दाहिर। देखो, दाहिर के पिता का नाम क्या था? पिता का नाम क्या था? चच था। क्या था? चच। मतलब समझ रहे हैं? दाहिर के पिता का क्या नाम था? चच। और चच था कौन? उस समय चच जो था ना, वो सिंध के राजा साहसी राय द्वितीय का मंत्री था। सिंध पर कौन राजा था? ठीक है, ये
सिंध के राजा सासी राय द्वितीय। ये सासी राय द्वितीय कौन थे? ये सिंध के राजा थे। ठीक है, कौन थे? सिंध के राजा थे ये, और इन्हीं का ये मंत्री था। कौन था? चच। इसने क्या किया? सिंध के राजा सासी राय द्वितीय की हत्या करके चच राजा बना, और चच की जब मृत्यु हो गई तो चच का बेटा कौन? दाहिर। फिर दाहिर राजा बना। कब बना? जब चच की मृत्यु हो गई। समझ गए कहानी सिंध प्रांत की? ठीक है, सिंध में कोई चच दाहिर जो था कोई वंशानुगत राजा नहीं था। इसके पिताजी जो थे वो सिंध के राजा सासी राय द्वितीय के मंत्री थे, और उनकी हत्या करके राजा बनता है। और इस जब चच की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद इसका बेटा दाहिर सिंध प्रांत का राजा बनता है। ठीक है, चलिए आइए जान ले इसके बारे में। चलिए आइए हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। चलिए, ठीक है, दाहिर के बारे में अब हम बात करेंगे कि सिंध पर अरबों ने आक्रमण क्यों किया। इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, हमारा पांचवा स्टेप क्या होगा? ठीक है, पांचवा, सिंध पर अरबों का आक्रमण के तात्कालिक कारण। ठीक है, चलो इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। ठीक, देखो भैया, व्यापार तो पहले से ही होता था, और उस समय एक व्यापार में देह व्यापार भी सम्मिलित था। ठीक है, देह व्यापार भी शामिल था। तो एक अरबी जहाज व्यापार लेकर के, व्यापारी जहाज था ये, अरबी जहाज जो था वो, ठीक है, उसमें कुछ स्त्रियां थी, कुछ सामग्रियां भी थी। ठीक, उस जहाज में कुछ फल फूल भी थे, कुछ और हीरे जवाहरात थे। ये एक जहाज है। अब ये एक जहाज जो है अपना सामान लेकर के कहां जा रहा था? अरब देश जा रहा था, अरब कंट्री की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन यहीं पे सिंध प्रांत के देवल के पास में, कहां पे? सिंध प्रांत के देवल के पास में, यहाँ के कुछ जनजातियों ने, लुटेरे डाकुओं ने क्या किया कि इस जहाज को लूट लिया। यहाँ पे जहां पे जहाज लूटा गया वो जो क्षेत्र आता था वो सिंध के राजा दाहिर के अंतर्गत वो क्षेत्र आता था। समझ रहे मेरी बात? लेकिन जब इन लुटेरों ने अरबी जहाज को जब लूट लिया, लूटने के बाद जब ये बात इराक के गवर्नर अल हज्जाज को पता चलती है कि एक व्यापारिक जहाज श्रीलंका से अरब आ रहा था, और कुछ डाकुओं ने जो सिंध प्रांत के अंतर्गत आते थे, वहां के कुछ डाकुओं ने क्या किया कि उस जहाज को लूट लिया। जब जहाज को लूट लिया तो अल हज्जाज ने दाहिर को एक संदेशा भिजवाया। क्या संदेशा? कि आपके क्षेत्र में पड़ने वाले, ठीक, पड़ने वाले स्थान पर कुछ लुटेरों ने अरबी जहाज को लूट लिया है, और आप उसका हर्जाना हमें दीजिए। दाहिर ने भी साफ साफ कह दिया कि देखो, जो भले क्षेत्र हमारे अंतर्गत आता है, लेकिन वहां के जो लुटेरे हैं वो हमारे बस में नहीं है। अब अरबों को एक मौका मिल गया सिंध प्रांत पर आक्रमण करने का। जब राजा दाहिर ने उन्हें दंडित करने के बजाय
साफ साफ ये कह दिया कि जो ये प्रांत है, यहाँ के जो लुटेरे हैं, उन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तब इराक के जो गवर्नर अल हज्जाज थे, अपने भतीजे और अपने दामाद मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी सेना तैयार की, उसमें अश्वारोही भी थे, ऊंट भी थे, पैदल सैनिक भी थे, और उसमें कुछ मशीनें भी लिया। कौन सी मशीनें? जैसे मंजानिक हो गया, नोट करते चलिएगा, मंजानिक, मैग्नल, नौपथा, ये वो मशीनें थी उस समय की जिनसे पत्थर फेंका जाता था दुश्मनों के ऊपर। कौन कौन मशीनें थी? मंजानिक, मैग्नल और नौपथा। ये वो मशीनें थी जिस तरह से इन पे पत्थर रख करके पीछे खींच करके दुश्मनों के ऊपर फेंका जाता था, और ये मशीनें लेकर के सीधा मकरान की खाड़ी होते हुए, कहां से होते हुए? सीधा मकरान की खाड़ी, मकरान के मार्ग से होते हुए कहां पहुंच जाते हैं ये? ठीक है, कहां पहुंचे ये सीधा यहां से सिंध प्रांत पहुंच गए अपनी सेना लेकर के। ठीक है, अब सिंध जो था उस समय भाई, जिस तरीके से अरब देश में प्रांत थे, इस प्रांत गवर्नर, उस प्रांत गवर्नर, उस तरीके से सिंध में भी उस समय गवर्नर थे। चलिए आइए कासिम के आक्रमण के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, चलिए, मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया कि अपना अभियान कहां से शुरू किया? मान लो सिंध के देवल बंदरगाह। पहले कहां पहुंचा इसकी सेना? देवल बंदरगाह में। ये यहां पे क्या है? देवल बंदरगाह। मोहम्मद बिन कासिम ने पहले देवल बंदरगाह को पूरी तरीके से 3 दिनों तक यहां के लोगों से भीषण युद्ध हुआ। कहां पे? देवल बंदरगाह में। उसके बाद यहां पे जो 17 वर्ष के ऊपर के जो लड़के थे, के ऊपर के जो लड़के थे, इनको क्या किया गया? इनको मौत के घाट उतार दिया गया और कुछ को गुलाम बना लिया गया। कहां पे? देवल बंदरगाह पे। दूसरी बात हम करने जा रहे हैं, जहां पे मोहम्मद बिन कासिम ने ब्राह्मणों को छोड़कर जजिया कर लगाया। जजिया कर लगाया। देखो, अभी तक क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या बनता था कि भारत में सबसे पहली बार जजिया कर कहां लगाया गया था? तो लोग कहते थे सिंध में लगाया गया था। किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। लेकिन अब ट्रेंड बदल चुका है। अब पूछता है कि सिंध के किस प्रांत में जजिया कर लगाया गया था? तो सिंध के देवल प्रांत में पहली बार ब्राह्मणों को छोड़ करके मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर लगाया था। ठीक है, समझ गए? चलो, जब यहां पे पूरी तरीके से मोहम्मद बिन कासिम ने तहस नहस कर दिया, तो इसने आगे बढ़ कहां पे पहुंचे? सीधा नीरून पहुंच गए। कहां पे? नीरून। चलिए, नीरून कहां पहुंच गए? नीरून पहुंच गए। और जब ये नीरून पहुंच गए सेना लेकर के, तो यहां पे जो अधिकतर यहां की जो जनसंख्या थी, कहां की? नीरून की। नीरून में ज्यादातर रहने वाले लोग ब्राह्मण और बौद्ध थे। ब्राह्मण और बौद्धों ने क्या किया कि मोहम्मद बिन कासिम के सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, तो देवल को जीत लिए, उसके बाद नीरून को भी जीत लिए, और नीरून के बाद आगे कहां पहुंचते हैं? सेहवान पहुंच जाते हैं। कहां पे? सेहवान। ठीक है, सेहवान प्रांत पहुंचता है। कौन?
मोहम्मद बिन कासिम। जब सेहवान प्रांत में जब पहुंचा मोहम्मद बिन कासिम, तो यहाँ पे यहाँ की जो शासन सत्ता है वो दाहिर का चचेरा भाई, ठीक है, दाहिर का चचेरा भाई वज्रहरा शासन कर रहा था। किस प्रांत में? सेहवान प्रांत में। कौन शासन कर रहा था? वज्रहरा शासन कर रहा था। ये कौन था? ये दाहिर का भाई था, ठीक है। ये यहाँ पे शासन सत्ता संभाल के रखा हुआ था। लेकिन जब इसको पता चला कि यहाँ पर ज्यादातर लोग कौन है? बौद्ध भी हैं। बौद्धों ने क्या किया कि मोहम्मद बिन कासिम के सामने इतनी विशाल सेना देख करके बौद्धों ने यहां पे आत्म समर्पण कर दिया, और वज्रहरा जो है सेहवान प्रांत को छोड़ करके यहां से भाग गया। अभी दाहिर मोहम्मद बिन कासिम को मिला नहीं है, लेकिन जब सेहवान प्रांत को विजिट करने के बाद जब आगे बढ़ते हैं, कहां पे? रावर पहुंचते हैं। कहां पे? रावर। जब रावर प्रांत पहुंचे तो यहीं पे कौन मिला मोहम्मद बिन कासिम को? दाहिर। यहीं पे कौन मिला? मोहम्मद बिन कासिम को दाहिर मिला, ठीक है। दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम से युद्ध कहां पे होता है? रावर में होता है। क्वेश्चन बदल गए हैं, ट्रेंड बदल गया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को कहां पे पराजित किया था? तो रावर में पराजित किया था, और दाहिर को मार डाला है युद्ध में। मारने के बाद इसकी 2 पत्नियां थी। कितनी पत्नी थी? 2 पत्नियां थी। एक का नाम था पत्नी एक का नाम था रानीबाई। रानीबाई ने क्या किया कि अपने पति को युद्ध में, ठीक है, खत्म होने के बाद जब सूचना मिलती है रानीबाई, तो रानीबाई ने क्या किया कि अपने आप को सती कर लिया। क्या किया? सती हो गई, ठीक है। सती हो गई, ये तो सती हो गई। ये कौन सती हो गई? राजा दाहिर की जो पहली वाली जो पत्नी थी, जिसका नाम था रानीबाई, रानीबाई क्या हो गई? सती हो गई। दूसरी पत्नी जो बची, लाडी। क्या? लाडी। दूसरी पत्नी कौन थी? लाडी थी, ठीक। लाडी की उस समय 2 पुत्रियां थी। कौन कौन? एक सूर्या देवी और एक परमल देवी। इसकी 2 पुत्री, ठीक है। पुत्री, एक का नाम क्या था? सूर्या देवी। दूसरी का क्या नाम था? परमल देवी। ठीक। ये 2 किसकी पुत्रियां थी? ये 2 दाहिर की पुत्रियां थी। अब एक बात बताइए, दाहिर की दोनों पुत्रियों ने यह सोचा कि मोहम्मद बिन कासिम ने मेरी आंखों के सामने मेरे पिताजी को मौत के घाट उतार दिया। अब सूर्या देवी और परमल देवी के दिमाग में यह चलने लगा कि हमें किसी ना किसी तरीके से हमें मोहम्मद बिन कासिम से अपना बदला लेना है। उनके दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था कि अब हमें सिर्फ ना सिर्फ मोहम्मद बिन कासिम से अपने पिता की मौत का बदला ही लेना है, तो लेना है। मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया कि दाहिर की दोनों पुत्रियों को अपने साथ लेकर के चल देते हैं।
अभी नहीं, जब ये आगे बढ़ते हैं तो अभी सिंध का पूरा विजय नहीं माना जाता है। अंत में अरोर पड़ता है, रास्ते में क्या पड़ता है? अरोर। अरोर, ये क्या है? ये अरोर है। ठीक है, एक चीज और आप लोग याद रखिएगा, अरोर के विजय से ही सिंध विजय पूरा माना जाता है। ठीक है, अरोर के विजय से ही सिंध का विजय माना जाता है। तो मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया? अरोर को भी जीत लिया। लेकिन इसके आगे जब बढ़ता है, जब वापस जाते समय, तो रास्ते में मुल्तान पड़ता है। क्या पड़ता है? मुल्तान। कहां पे पड़ता है? सिंध आक्रमण को विजित करने के बाद जब ये आगे बढ़ता है तो यहां पे क्या पड़ता है? मुल्तान पड़ता है। ठीक है, मुल्तान। मुल्तान, इसने क्या किया कि मुल्तान को भी पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया, और वापस जाते समय इसे मुल्तान से मोहम्मद बिन कासिम को इतना सोना मिलता है कि मुल्तान का नाम बदल करके मोहम्मद बिन कासिम ने क्या रखा? स्वर्णनगर। याद रखिएगा। ठीक, स्वर्णनगर किसे कहा जाता था? मुल्तान को कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि वापस जाते समय मुल्तान में मोहम्मद बिन कासिम को इतना सोना मिला था कि उसका नाम बदल करके स्वर्णनगर रखा था। अब एक और इंटरेस्टिंग कहानी। ठीक है, देखो, ताहिर की दोनों बेटियों के दिमाग में क्या चल रहा था कि हमें किसी ना किसी तरीके से मोहम्मद बिन कासिम से अपने पिता का बदला लेना है। ठीक है, और इस समय, कब? उस समय जब मोहम्मद बिन कासिम जब अभियान पे निकला था तो उस समय खलीफा कौन था? वलीद। लेकिन अब खलीफा जो बदल गए हैं यहां पे, उसके बाद खलीफा कौन बन गए? सुलेमान। सुलेमान अब कौन हो गए? खलीफा। वलीद के बाद खलीफा बन गए हैं। कब? 713 में। ठीक, ये 712 की बात कर रहे हैं ये। ठीक, सॉरी, 712 में। और सुलेमान और अल हज्जाज के बीच में अच्छे संबंध नहीं थे, इसीलिए, और जब अल हज्जाज और सुलेमान के बीच में अच्छे संबंध नहीं थे तो सुलेमान ने सोचा कि इसका भतीजा जो है मोहम्मद बिन कासिम है और वो एक योग्य सेनापतित्व साबित हो रहा है। इसीलिए जब मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर की दोनों बेटियों को जब सुलेमान के सामने, खलीफा के सामने जब पेश करते हैं, तो इन दोनों पुत्रियों ने ताहिर की क्या कहा कि मोहम्मद बिन कासिम ने हमारे सतीत्व को भंग कर दिया है। ये बात सुन करके सुलेमान तिलमिला जाता है और बिना कुछ सोचे समझे हुए मोहम्मद बिन कासिम को एक मरे हुए बैल के खाल में बंद करके सिलवा देता है और दम घुटने से मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तब इनकी दोनों बेटियां बाद में खलीफा से कहती हैं कि हमने अपने पिता का बदला ले लिया है। क्या कहती हैं? हमने अपने पिता का बदला ले लिया है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो गई। अब अरब आक्रमण का प्रभाव, इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है, अब हम ये बात करने जा रहे हैं
कि इसका प्रभाव, इस आक्रमण का प्रभाव क्या पड़ा, भारतीयों को क्या सीख मिली और अरब वासियों ने भारत से क्या सीखा। चलिए आइए, भारत ने अरबों से सीखा। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, भारत ने अरबों से क्या सीखा, ठीक है। चलिए, पहली चीज इन्होंने क्या सीखा, भारतीयों ने अरबों से, कि कागज बनाना, जो आज हम लोग कागज यूज कर रहे हैं ना, इसकी जानकारी हमें कहां से मिली थी, अरब वासियों ने इसकी जानकारी, कागज बनाने की जानकारी हमें अरबों से सीखी है। ठीक है, क्या पॉइंट होगा हमारा, ठीक है ये। ठीक, चलो, पहला कागज बनाना, ठीक है। दूसरी चीज हमने क्या सीखी थी, चरखे से सूत काटना। ये चीज हमने कहां से सीखी थी, अरब वासियों ने हमें बताया है कि चरखे से सूत भी काटा जाता है और सूत से कपड़े भी बनाए जाते हैं। इसकी जानकारी हमें कहां से मिली, अरबों ने दिया था। कागज बनाना, ठीक। दूसरा, चरखे से सूत काटना, चरखे से सूत काटना, चरखे से सूट काटना। दूसरा, जो सिले हुए आज आप लोग वस्त्र पहनते हो ना, कपड़े जो पहनते हो ना, ये किसकी देन है, कहां से सीखी हमने, अरब वासियों से सीखी है। ठीक है, सिले कपड़े, सलवार कमीज बनाना, सिले कपड़े सलवार कमीज बनाना। और खान पान में जो आज की डेट में जो हम समोसा कचौड़ी पकौड़ी खाते हैं ना, इसकी भी जानकारी हमें किसने दिया था, अरब वासियों से ही हमने सीखा है, समोसे कचौड़ी ये सारी चीजें। ठीक है, खान पान, समोसा कचौड़ी, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक। सीखे तो हमने बहुत चीजें, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, ये कुछ चीजें। अब बात आती है कि अरबों ने हमसे क्या सीखा। चलिए, अरबों ने हमसे गणित का ज्ञान सीखा। क्या सीखा, अरबों ने क्या सीखा हमसे, गणित का ज्ञान। दूसरी चीज, शतरंज का खेल। तीसरी चीज, भारतीय संगीत के बारे में भी उन लोगों ने हम ही से ही सीखा है। शतरंज का खेल भी अरबों ने हम ही से सीखा है। गणित का ज्ञान उन्होंने हम ही से लिया है। ज्योतिष का ज्ञान हमने उनको सिखाया है। संख्याओं की गणना करना हमने उनको सिखाया है। ये चीजें नोट कर लीजिएगा, आप लोगों के एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है। और चिकित्सा शास्त्र भी हमने अरबों को सिखाया है, अरबों ने हमसे सीखा है। ठीक, ये सारी चीजें आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों को एक नेक्स्ट वीडियो में, एक नए अध्याय के साथ, एक नए अध्याय टॉपिक के साथ। ठीक है, जो आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद। चैनल को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।